नमस्कार, मैं हूं राजेश वर्मा और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, आज एक मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको परिचय कराते हैं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से अभी तक का जो 5 सालों में काम रहा है सरकार का या आपके विभाग का, किस तरीके का काम रहा है और आपको क्या लगता है मैडम कि आने वाले समय में, अब समय कम रह गया, चुनाव आने वाले हैं 2022 के, कुछ काम ऐसे रह गए हों कि जो लगता हो कि आपको विभागों में अभी रह गए हैं, पेंडिंग है और जो उनको करना बेहद ज़रूरी है इस समय की पोजीशन के? इन 4.5 सालों में यदि हम महिला सशक्तिकरण विभाग की बात कहते हैं, यदि हम पशुपालन की बात कहते हैं, यदि हम मत्स्य पालन की बात कहते हैं और महिला कल्याण की बात कहते हैं, क्योंकि 4.5 सालों से तो मेरे पास में ये विभाग संभाले थे। विगत कुछ समय से 6-7 महीनों से मेरे पास में डेयरी सेक्टर विभाग। तो महत्वपूर्ण इन विभागों में ये जो कि सीधी सीधी जनमानस से जुड़ा विभाग है, चाहे वो महिलाओं का एस्पेक्ट हो, चाहे वो युवाओं का एस्पेक्ट हो या एक ग्रामीण व्यक्ति का एस्पेक्ट हो, क्योंकि सभी लोगों का पशुपालन से, मत्स्य पालन से सरोकार रहा है। इसको हमने बहुत वृहद स्तर पर जो है हम लोगों ने इस पर काम किया है और मैं कह सकती हूँ कि इन 4.5 साल के कार्यकाल में हमने वो ऐतिहासिक काम किए हैं जो शायद उससे पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई हैं। मैं यदि महिला सशक्तिकरण की बात कहती हूँ तो महिला सशक्तिकरण में सर्वप्रथम यदि महिलाओं की यदि मैं स्वच्छता और स्वस्थता की बात करती हूँ, इससे पहले इतने गहनता से चिंतन कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने स्पर्श सैनिटरी नैपकिन हम लेकर आए ताकि महिलाएं जो महामारी के दौरान में गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं या लड़कियां जो गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं या जो इसका जानकार नहीं है, तो सैनिटरी पैड को मांगना भी और इसकी स्वीकार्यता भी हमें कैसे करनी चाहिए और ये कोई अपराध बोध का हमारे अंदर भाव नहीं होना चाहिए, इसका एहसास हमने लोगों के, महिलाओं के और ग्रामीण महिलाओं के लिए और सामान्य महिलाओं के लिए निकालने की कोशिश की, जिसमें मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली। आज हर महिला तक, ये ग्रामीण महिला तक इसकी सुनिश्चितता की गई है। स्कूलों में यह वितरित किया गया है। हम ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान छेड़ा है, जिसका लक्ष्य ये है कि जो लैंगिक समानता, हमारा लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या, वो हम बराबर लेकर आए। और मैं आपके कहना चाहूँगी कि हमारे विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयासों से निश्चित रूप से आज हम उत्तराखंड जो है देश के 10 राज्यों में से 8वां स्थान रखता है जहाँ पर बालिकाओं की स्थिति सुधरी है, जहाँ पर 1000 बालकों के ऊपर जो है अब 950 जो है बालिकाएं आज वर्तमान में है। और एक जनपद तो ऐसा है, जनपद बागेश्वर, जहाँ पर 100% मैं कह सकती हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही, यानी कि 1000 बालकों के ऊपर 112 या 120 बालिकाएं जहाँ पर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है जो ये हो पाए हैं। हमने बच्चियों के पैदा होने पर जो है हम वो लोग हैं, हमारी सरकार वो लोग हैं जिन्होंने, जो हम कहते हैं बेटी पैदा हुई तो किसी के लिए परेशानी का सबब ना बने, माता पिता के माथे पे शिकन ना बने, हमने उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया है। हमने उसको महालक्ष्मी के रूप में उसको जो है उसका ये जब पदार्पण देवभूमि में होता है तो हम उसको महालक्ष्मी किट उसको हम लोग देते हैं। तो ये कोशिश रहती है कि लैंगिक समानता की ओर बढ़ा जाए। पशुपालन की यदि हम बात करते हैं तो पशुपालन में हमारा प्रदेश पूरे देश भर का पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब स्थापित हुआ ऋषिकेश, श्यामपुर ऋषिकेश में। और वो लैब के माध्यम से हमें यह फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर एक इस प्रकार का सीमेन बन रहा है जिसमें 90% जो है हमें बच्चियाँ होने की गारंटी है। तो हमारी एक जो समस्या रहती है कि नर पशु पैदा हुआ तो हम उसे कहाँ फेंकें, क्योंकि अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। एक तो ये, यदि हम बाहर उसको छोड़ देते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वच्छंद पशुओं की संख्या बढ़ जाती है, कभी उसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसको भी नियंत्रित करने का काम वो सीएम करेगा, सीमेन करेगा और मात्र 100 रुपये में हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा हमने मत्स्य पालकों के लिए, उनको कभी किसान का दर्जा नहीं मिला, हमने उसको किसान का दर्जा दिलवाया, किसान क्रेडिट कार्ड दिलवाया। आज हमारे मत्स्य पालकों की संख्या जो है, चाहे वो महिलाओं और पुरुषों दोनों को मिलाकर यदि वो संख्या कहते हैं तो लगभग पूरे 15-16 हज़ार के करीब संख्या है। एक ज़माने में जो है, यदि मैं 16-17 की बात करती हूँ, मात्र 3000 हमारे मत्स्य पालक हुआ करते थे। आज इतनी बड़ी संख्या जो इसमें पहुँची है। तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि विभाग के माध्यम से जो जनसेवा हो सकती है उसमें कोई कोताही न बरती जाए और हम महिलाओं से लेकर पशुपालकों से लेकर मत्स्य पालकों तक सभी तक योजनाओं को सुनिश्चित भी किया, उनको समृद्ध भी किया है। महिलाओं के लिए कमेटी गठित की गई थी सुरक्षा को लेकर के, खास तौर से अगर बात करें तो कुछ उसमें कितनी प्रोग्रेस है? अगर उत्तराखंड की, अगर हम पूरा महिला क्राइम को लेकर के खास तौर से बात करें तो देखिए, महिला क्राइम को लेकर सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर महिला आयोग बना हुआ है और महिला आयोग लगातार उस पर काम करता है।
और विधि सम्मत जो जो उनके अधिकार हैं उसकी अवेयरनेस के प्रोग्राम भी उसके माध्यम से किए जाते हैं। हमारे विभाग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर चलाया जाता है, जहां पर यदि कहीं पे भी महिलाओं पर किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हो रहा है तो एक महिला को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाए, जहां उसकी काउंसलिंग भी होती है, जहां उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लॉयर मिलता है, जहां वो 6-7 दिन आराम से रह सकती है, और जहां उसको एफआईआर दर्ज करना हो तो उसमें पूरी तरीके से उसके साथ में सरकार खड़ी रहती है और उसकी सहायक बनकर उसके साथ काम करती है। तो वन स्टॉप सेंटर है, 181 हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर महिलाएं अपनी शिकायत को बता सकती है और वहां से गाइडेंस लेकर उस दिशा में, चाहे वो आगे पुलिस में कार्रवाई करनी हो, महिला आयोग को कंप्लेंट देना हो, वन स्टॉप सेंटर में आना हो, या उसे अन्य कोई भी अपना निर्णय लेना हो, उसमें मदद करते। तो इस तरह से हम लोग लगातार काम करें, और जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर सभी जगह कमेटियों का गठन है कि यदि किसी प्रकार का महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है या महिलाओं के साथ में किसी प्रकार का अभद्रता होती है तो वो वहाँ पर पहले ब्लॉक स्तरीय, फिर जनपद स्तरीय, फिर स्टेट स्तरीय कमेटी बनी हुई है, और जब वो नीचे निस्तारित नहीं होती तो स्टेट लेवल पर उसका निस्तारण किया जाता है। और फिलहाल इस प्रकार से हम समस्याओं का समाधान करते हैं, और इसकी कोशिश भी है कि एक समस्या का समाधान 90 दिनों के अंदर हो जाए। मैडम, आप एक महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, बाल विकास मंत्री भी हैं आप, आपके पास महत्वपूर्ण विकास है विभाग है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि रोडों पर जो है बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो नशे के चपेट में हैं, और ख़ास तौर से अगर देखते हैं तो वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं सड़कों पर। तो कोई ऐसा कमेटी आप लोगों ने बनाई है जो नशे को लेकर के, क्या आप लोगों की मुहिम है आपके विभाग द्वारा, किस तरीके से जो है नशा मुक्त किया जाए, खास तौर से बच्चों को लिए जो बात करें हम? देखिए, महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से सर्वप्रथम हम लोग उन बच्चों को डील करते हैं जो सीधे सीधे, जो हमारे पास में मैंडेट है वो इस प्रकार का है। हम आंगनबाड़ी केंद्रों में, हमारे पास में 0 से लेकर यदि 6 वर्ष तक का हमारे पास में बच्चा पंजीकृत है, उस बच्चे के भरण पोषण से लेकर उस बच्चे के शिक्षा दिशा से लेकर हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में, चाहे वो टीचर के रूप में हो, बाल पलाश योजना के रूप में हो, या मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के रूप में हो, वो हम लोग उसको फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद में जब 3 वर्ष का होता है तो उसके बाद में कुक्ड फूड हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र से देते हैं, और 6 वर्ष तक उसकी शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं। उसके बाद में वो आगे स्कूल के लिए जाता है। रही बात जिन बच्चों की आपने बात करी कि जो इस तरह से सड़कों पर हमको मिलते हैं और कई बार जो है नशे के हालात में भी होते हैं, भीख मांगते हुए भी देखते हैं, इसको समाज कल्याण विभाग भी डील करता है, श्रम विभाग भी इसको डील करता है। ऐसे बच्चों के लिए लगातार उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। ऐसे बच्चों के लिए संबंधित संस्थाएं उनको जो है मुफ्त शिक्षा भी देती है, और एक छत के नीचे उनको ये कोशिश रहती है कि वो यहाँ पर पढ़ने आए, इस चीज़ को छोड़े और पढ़ने आए, और बदले में जो वो श्रम करते हैं उसके बदले का उसको जो कीमत होती है उसको प्रतिदिन का, मेरे जानकारी जो है वो 100 रुपये के हिसाब से उस बच्चे को मिलता है। तो ये एक क्षतिपूर्ति भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कहीं पे भी इस वजह से कि वो रोज़गार करता है, इसलिए उसके घर का राशन पानी चलता है, तो कहीं उसके रोज़गार ना करने से उसका घर का राशन पानी बंद ना हो, तो सरकार उसकी भी पूर्ति करती है। और ऐसे बच्चे जो नशा करते हुए मिलते हैं तो उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों में उन बच्चों को भेजा जाता है, और एक कोशिश की जाती है कि वो बच्चे नशे से मुक्त हो सके, और अधिक से अधिक अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं। एक प्रयास हम ये भी देखा है आपका कि जो कोरोना काल चला है उसमें जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, वो बच्चे जो है आज भी जो है आपके विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जो है उनको किस तरीके की मदद दी जा रही है, किस तरीके से उनका पालन पोषण, शिक्षा से संबंधित कैसे आप लोग कर रहे हैं? जी, कोरोना काल में 2020 से लेकर अभी तक की जो बहुत ही विषम परिस्थितियां रही हैं, इन विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, ऐसे बच्चे जिनके यहाँ पर कमाऊ सदस्य नहीं हैं, ऐसे बच्चे जो हो सकता है अपने किसी परिजन के साथ में रहते हों और वो आज ना हों, ये सभी प्रकार के बच्चों को जो है एकमात्र उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जिसने इन सारी कैटेगरी को कवर अप किया है। वरना अनाथ की परिभाषा तो सामान्यतः ये होती है जिनके दोनों ही ना हो, लेकिन हमने उन सबको लिया है यदि जिनके कमाऊ सदस्य ना हो, जिनके एक परिजन ना हो, और अथवा कोई भी परिजन जो है पूर्व में किसी भी, दोनों में से एक की किसी पूर्व में किसी भी कारणों से डेथ हुई है, उनको भी हम लोगों ने इसमें कंसिडर किया है। और अन्य, मतलब जरूरी नहीं कि इसमें कोरोना के कारण ही आपकी डेथ हुई है, यदि उस दौरान में आप अन्य बीमारियों से भी और कोरोना का भी आपके उससे मिलता जुलता कहीं पे भी आपके पास में उसके संपर्क में आप आए हैं तो वो भी हो गया, और अन्य कारणों से भी यदि आपकी कोई डेथ हुई है तब भी आपको जो है, आप उस वात्सल्य योजना, जो इस योजना का नाम दिया कि हम ऐसे बच्चों को जो कि इस कोरोना के दौरान अनाथ हुए हैं या जिनके ऊपर अभिभावकों के संरक्षण अब नहीं रह गया है, उनको हमने, सरकार ने वात्सल्य योजना के रूप में उनके लिए एक योजना लेकर आए हैं।
उस योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भूमिका जो है वो मामा के रूप में स्वीकार करी है और मैंने अपनी भूमिका बुआ के रूप में स्वीकार करी है। और मुझे आज कहते हुए बेहद खुशी है कि महिला कल्याण विभाग या हमारा विभाग और हमारी सरकार 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा हम लोग लगातार दे रहे हैं और अब तक 2,040 बच्चों को हम लोग इससे लाभान्वित कर चुके हैं। और रही बात अन्य विभागों की, जिसको लेकर मेरे बीच में नाराज़गी भी मैंने चीफ सेक्रेटरी से व्यक्त करी थी कि चूँकि इसमें अन्य घोषणाएं भी हैं कि उनको मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा, अन्य घोषणाएं हैं कि उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, अन्य घोषणाएं हैं कि उच्च शिक्षा मिलेगी, तकनीकी शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा शिक्षा मिलेगी और साथ साथ में उनको आरक्षण मिलेगा और साथ साथ में जो है उनके संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी 21 वर्ष तक जिलाधिकारी की रहेगी। इन सब के भी जियो होने बहुत आवश्यक थे। तो मुझे इस बात को आज कहते हुए बहुत ही खुशी है, प्रसन्नता है और अपने आप में जो बुआ होने के नाते मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है उसका निर्वहन मैंने किया है। और आज मैं कह सकती हूँ कि सभी विभागों के द्वारा जो है वो जियो जारी कर दिया गया। नाराजगी नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई नाराज़गी नहीं है क्योंकि हमारे बच्चों का जो संरक्षण होना चाहिए था वो उनको मिल चुका है। और मुझे अपने कर्तव्य का जो है जो बोध था एज ए बुआ के रूप में, तो मुझे उसको निभाते हुए भी बेहद प्रसन्नता है। आगे मैं यही कहूँगी आप लोगों के माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से, कि ऐसे बच्चों को जहाँ कहीं भी अपनी बुआ की आवश्यकता हो, मामा की आवश्यकता हो, वो ज़रूर हमसे संपर्क करें। जो मदद हो सकती होगी निश्चित रूप से की जाएगी। बुआ और जो आपने कहा है कि मामा वाली जो बात कही है, ठीक है, बच्चों में सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री और रहे हैं, 2 आप ही के भाजपा के, तो वो ऐसा क्रिएट क्यों नहीं हुआ माहौल जो आप आज के समय पे जो है धामी जी के समय पे देखा जा रहा है? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि 4.5 साल ज़्यादातर समय जो है त्रिवेंद्र जी का समय था और त्रिवेंद्र जी के समय में इस प्रकार की योजना प्रारंभ नहीं हो पाई थी। तीरे जी के समय चूँकि उनके पास में वक्त ही बहुत कम था, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि ऐसा संयोग ही नहीं बन पाया कि वो उस पर इतना लंबा विचार, मतलब ये सारी, जबकि हाँ किसकी शुरुआत तो उन्हीं के समय में हुई थी, लेकिन उसको मूर्त रूप जो है वो नहीं दे पाए थे क्योंकि उसके बाद में जो है संवैधानिक कानूनों से उन्हें हटना पड़ा था। उसके बाद में धामी जी आए, स्वाभाविक रूप से फिर धामी जी के साथ में इस विषय को लेकर चर्चा हुई और चर्चा होने के साथ में उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया और आज इम्प्लीमेंटेशन का हम पूरा स्वरूप देखते हैं। तो ऐसी कोई मंशा हम कहेंगे कि पूर्व वालों के नहीं थे, तो मंशा में कोई कमी नहीं थी, पर ऐसा संयोग और संजोग नहीं बन पाया। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी, एक योजना है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो उस योजना की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में किस तरीके से आप मैडम देख रही हैं कि वाकई वो उस पर काम उस तीव्र गति से हुआ है या अभी कुछ और उसमें कमी लगती है आपको? देखिए, बिल्कुल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से हरियाणा में इसका आह्वान किया था और वहाँ पे जब उन्होंने हरियाणा में लड़कियों की स्थिति देखी और जिस तरीके से 1000 लड़कों के ऊपर 1000 लड़कियों की जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं देखी और उसको लेकर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान छेड़ा और उसके बाद में पूरे देश में लागू हुआ। और शुरुआती दिनों में तो हमारे यहाँ पे 5 जनपदों पे लागू था, फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने इसको सभी जनपदों पे लागू कर दिया। निश्चित रूप से उसका ये प्रभाव पड़ा कि हम सब लोगों ने बेहद गहनता के साथ इसमें काम किया और पहली बार मैं समझती हूँ कि पूरे प्रदेश भर में
सबके दृष्टिकोण में आया होगा कि उत्तराखंड जो है लैंगिक समानता की बात करता है और आखिरकार हम खड़े कहाँ पर हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों में उसकी जागरूकता बढ़ी है। मैं कह सकती हूँ कि अब लोग जो है अल्ट्रासाउंड यदि कराने जा रहे हैं तो अब थोड़ा भय खाते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड में हम सेक्स डिटेक्शन हम ना करें, इसकी वो उनके मन में डर रहती है। दूसरी, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिला को ट्रेस करते हैं। लगातार जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए तब तक हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उसको ट्रेस करने का काम करती है कि बीच का पीरियड आखिरकार वो कहाँ रही और कहाँ वो बच्चा गया, क्या अबॉर्शन हुआ या कोई दूसरी घटना घटित हुई, आखिरकार कहाँ वो बच्चा जो है हॉस्पिटल में डिलीवर किया गया, वो सारी चीज़ों की जानकारी लिया जाता है। तो अब पूरी ट्रैकिंग होती है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इस अभियान से मुझे ये फायदा हुआ कि आज उत्तराखंड जो है 950 की संख्या में पहुंच गया 1000 लड़कों के ऊपर, और देश के 10 राज्यों में से 8वें स्थान पे जो है उत्तराखंड है। और मेरा लक्ष्य है कि इसे हम बहुत जल्दी जो है इसे हम प्रथम स्थान पर लेकर आए। और प्रथम स्थान पर मैं समझती हूँ पौंडीचेरी है और उसमें 980 बालिकाएं हैं 1000 बालकों के ऊपर। तो मेरा लक्ष्य है कि हम प्रथम नंबर पर आए, उसी दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। एक और चीज़ देखी जा रही है कि इस समय सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बच्चों के साथ उत्पीड़न, इस तरीके की सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके विभाग द्वारा कोई सोशल मीडिया पे इस तरीके की नकेल कसी जाए या किस तरीके की जो इस तरीके वायरल होती हैं तस्वीरें या जो भी चीज़ें उत्पीड़न से संबंधित, उस पर आपका किस तरीके विभाग मॉनिटरिंग करता है, आप लोग किस तरीके से उस पर? देखिए, सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट डाले जाते हैं उसको हम ये कहें कि वो 100% सच हो, ऐसा गारंटी नहीं है। और सोशल मीडिया में जो कंटेंट यदि उत्तराखंड के संदर्भ में कभी कोई आते भी हैं तो हम लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं, और क्रॉस चेक करने के साथ में यदि वो सही पाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मैटर मेरे संज्ञान में नहीं आया है। और किसी अन्य प्रदेश का आता है तो स्वाभाविक रूप से अन्य प्रदेश का उसका संज्ञान लेने का काम होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रदेश का मामला होता है तो हम लोग जरूर देखते हैं। उत्तराखंड हमारा पहाड़ी भूगोलीय क्षेत्र है और मानव तस्करी को लेकर के खास तौर से देखा जाता है कि पहाड़ों पे ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। क्या इसको लेकर के भी आप लोगों की कोई प्लानिंग हुई है? देखिए, इसको लेकर के पुलिस विभाग बहुत सजग है। इसको लेकर के मैं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारी कार्यकर्ती होती है वो इन्फॉर्मर की भूमिका निभाती हैं, आशा वर्कर है वो इन्फॉर्मर की भूमिका निभाते हैं। यदि क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि एक गांव में महिलाएं लड़कियां कितनी हैं और भाई आज के बाद से वो अभी दिख नहीं रही हैं, क्या कारण है, क्या वो कहाँ हरियाणा चली गई, क्या वो किसी स्टेट में चली गई, अभी तक उनका आना क्यों नहीं हुआ, इन सब बातों की जानकारी समय दर समय पे जो है पुलिस विभाग करता है, जिसमें हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी अहम भूमिका रहती है। तो इस प्रकार की सूचनाएं बहुत गोपनीय होती है जिससे कि हम आपके सामने रख नहीं सकते, लेकिन सूचनाएं उनके पास पहुंचती है और पहुंचने के उपरांत में उस पर कार्रवाई की जाती है और साथ साथ में उनको रेस्क्यू किया जाता है। मैडम, केंद्र सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है अब तक की जो रही है, क्या लगती है मैडम आपको? कुछ पर्टिकुलर हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, केंद्र सरकार की तो मैं समझती हूँ कि सारी योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण है। कुछ आपको लगता है कि वाकई इससे ज़्यादा जो है? देखिए, मैं उसमें एक भी नहीं छांट के कह सकती हूँ, क्योंकि यदि हम बात करते हैं महिलाओं की अस्मिता की तो केंद्र सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने महिलाओं की अस्मिता की चिंता करी है। उन्होंने शौचालय जैसी बात लाल किले से कही है और ये बात उन्होंने केवल और केवल महिलाओं को केंद्रित होकर कही है और इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और निश्चित रूप से ससम्मान जो है वो अपनी सुरक्षा के साथ में जो है वो शौचालय का प्रयोग कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि किसी घर में जो है अंधेरे को उजाले में बदलना, जहाँ पे मैं आज़ादी के इतने वर्ष, हम लोग 75वां वर्ष गार्ड मना रहे हैं और हम लोग जो हैं आज भी जो है अंधेरे में हैं, तो ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो है सौभाग्य योजना दी जिससे आज हर घर जो है उजाले में है और एक गरीब व्यक्ति बिजली का कनेक्शन नहीं सोच सकता था, एक गरीब व्यक्ति जो है अपना बैंक में खाता हो ये कभी सोच नहीं सकता था, वह भी प्रधानमंत्री जी ने करके दिया। एक व्यक्ति का जीवन स्तर किस प्रकार से उत्थान हो सकता है, एक सम्मानित जीवन के लेवल पर आ सकता है, वो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से मिला है। तो मैं कहूँगी एक का चयन करना मैं समझती हूँ नाइंसाफी होगी। मैं कहूँगी उनकी सारी योजनाएं जितनी हैं एक गरीब व्यक्ति या गरीब महिला को उत्थान करने के लिए, मैं समझती हूँ उनकी सारी योजनाएं हैं जो उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। योजना की बात करते हैं, निर्भया फंड की बात करते हैं, उसको लेकर के कितना यहाँ पर लाभार्थी जो है?
हुए? देखिए, निर्भया फंड का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो हमारा उपयोग का दृष्टिकोण महिलाओं को और विशेषकर जो है स्कूली छात्रा या कॉलेज की जो हमारी छात्राएं होती हैं उनको हम सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराते हैं और मैक्सिमम उनको जो है हमने यही कोर्स कराया है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। उसके पास में उस वक्त पे जो संसाधन उपलब्ध है, चाहे उसके पास दुपट्टा उपलब्ध है, चाहे उसके पास कोई मोबाइल उपलब्ध है, चाहे उसके पास में कोई अन्य रुमाल उपलब्ध है, तो उस संसाधनों से वो किस प्रकार से सामने वाले को अटैक कर सकती है, तो वो सब उसको सिखाया जाता है, वो सिखा भी रहे हैं। तो निर्भया फंड का उपयोग हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। निर्भया फंड का उपयोग हम इस प्रकार से भी करते हैं कि यदि कहीं कोई घटना घटित हो जाती है तो उसमें जैसे मान लीजिए एसिड अटैक जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं, मान लीजिए कोई दूसरी रेप जैसी कोई घटना घटित हो जाती है, तो कोर्ट के माध्यम से जब क्लेम बनता है तो उस क्लेम को भी हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र जो है हम लोगों का देने का प्रयास रहता है, तो उसकी भी आपूर्ति की जाती है। तो निर्भया फंड के मामले में लगातार जो है डिपार्टमेंट प्रशिक्षण से लेकर उनके कंपनसेशन से लेकर दोनों पे काम कर रहा है। मैडम, अब तक की अगर बात करें, जैसे आपका पुराना राजनीतिक पीरियड रहा है, आप कांग्रेस में भी रही हैं, क्या लगता है कि तब से लेकर अब तक किस तरीके का आपको क्या लगा है कि मतलब राजनीति में ही आना जरूरी था या और भी चीज़ें आपके पास थी कि शायद ऑप्शन था? क्या मैं एक पर्सनल वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे पिताजी सीआरपीएफ में थे और हमारे पिताजी सीआरपीएफ में जब सर्विस में थे, सेवारत थे, तो हम लोग को हर बार जब हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तो हमारे पिताजी हमें गांव लेकर आते थे। जब गांव लेकर आते थे तो मेरी ईजा सबसे पहले आंगन की घास निकालती थी, फिर उसके बाद मैं घास निकालने के बाद में पानी भरने के लिए नौला जाती थी, पानी भर कर लाती थी। हम भी उनके साथ में सहयोग किया करते थे। शौचालय के नाम पे कपड़े के पर्दे हुआ करते थे, या ईजा 4 बजे उठ के शौच करने जंगल में जाया करती थी। हमारा जब मकान बन रहा था तो हमारी ईजा नीचे से पत्थर उठा के घर तक ईंट उठा के घर तक लेकर आती थी। तो हमने अपनी ईजा का बहुत संघर्ष देखा है, और जब वो संघर्ष देखा था तो हमें मन में कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती थी कि मेरी माँ को इतनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है, स्वयं मैं भी लेकर आ रही हूँ। मेरी शायद हमारे घर पे पानी होता तो शायद मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। मैंने अपनी मम्मी को चूल्हे में खाना बनाते हुए देखा है, डुबके भात बनाते हुए देखा है, और उनको धुएं में आंखें मलते हुए भी देखा है। और वो भी महसूस करा कि काश इसकी जगह पर ऐसा होता तो ठीक रहता, क्योंकि हम शहर में तो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तो था नहीं ऐसा। और घर पे ही नल पे पानी मिलता था जब हम अपने फादर के साथ रहते थे सीआरपीएफ कैंप में। तो एक तरफ पूरी फैसिलिटी थी और एक तरफ मेरी माँ का संघर्ष था जब गांव आने के बाद में होता था। तो मैंने कहा इनके बीच में अंतर क्या है और अंतर क्यों है। तो मुझे धीरे धीरे अपने ही प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से मिला कि इसमें वाकई यदि कहीं कोई परिवर्तन हो सकता है तो परिवर्तन राजनीतिक शैली से ही इसमें संभव है, या राजनीतिक क्षेत्र से ही ये विकास कार्य संभव है। यदि मुझे अपने गांव में सड़क ले जानी है, मुझे अपने गांव में पानी ले जाना है, मुझे अपने गांव में बिजली ले जानी है, मुझे अपने गांव में गैस ले जाना है, तो इसके लिए एक राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता रहेगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे प्रेरित करती थी कि मुझे ये परिवर्तन जब मुझे करना है, जब मैं अपनी माँ के लिए सोचती हूँ तो ऐसे न जाने कितनी माएँ इससे वंचित होंगी। और मैं अपनी माँ से एक और चीज़ सीखती थी कि मेरी माँ एक क्षण ऐसे इतनी सुविधाओं में रहती है कि जहाँ सब कुछ उसके घर के अंदर मिल जाता है मेरी ईजा को, और दूसरी क्षण मेरी ईजा को अपने गांव के घर में कुछ भी नहीं मिलता और वो संघर्ष करके करती है। तो मैंने उनसे सीखा कि हर परिस्थिति में कैसे खुश होकर जिया जा सकता है, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करके उसको आप कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं, वो भी ईजा से सीखा। और साथ साथ में ये भी सीखा कि इस समस्या का समाधान मैं कहाँ से ला सकती हूँ। तो वहाँ से प्रेरणा मिली और 2003 में मैं जिला पंचायत सदस्य बनी, और जिला पंचायत सदस्य में निर्दलीय बनी। निर्दलीय बनने के साथ में हमने कई लोगों को मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में हमने बहुत सारे आवास दिलाए, कई जगह पे जो है हमने नलों की व्यवस्था करी, वो सारे विकास कार्य जो हम कल्पना करते थे वो किए। आज मेरा गांव, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारा गांव मुख्य मार्ग से जुड़ा है, बिजली पानी सब चीज़ों से आच्छादित है, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो आज हालांकि ईजा मेरी स्वस्थ नहीं है, लेकिन आज उनके पास में सब सुविधाएँ हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे इस क्षेत्र की ओर बढ़ावा मिला, और इसी से प्रेरित होकर जो है फिर आगे कदम 2003 के बाद में जिला पंचायत सदस्य रहने के उपरांत में 5 साल हम लोग जिला पंचायत सदस्य रहे। उसके उपरांत में 2004 में मेरा विवाह हुआ, उसके उपरांत थोड़ी गृहस्थी की व्यस्तता रही, लेकिन 2010 में फिर मैं सक्रिय हुई और 2012 का चुनाव लड़ा, 2014 का चुनाव लड़ा।
14 में विधायक बने और 17 में विधायक बने और आज आपके सामने जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक सरकार में अपने दायित्व का ये तो आप चाहती थी कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन आपके माता पिता क्या चाहते थे कि वाकई इनको राजनीति में आना चाहिए या कुछ और उन्होंने कोई सपना आपके लिए सोचा हुआ होता? देखिए, मेरे माता पिताजी, मुझे ये टचवुड है कि मेरे माता पिताजी हमेशा वही चाहते थे कि हमारी बेटी जो वो चाहती है वो बने। और मैंने कभी बचपन में सोचा नहीं था कि मैं कोई राजनेता बनूंगी या मैं कोई नेता बनूंगी। मुझे तो मेरी माँ की वजहों ने इस क्षेत्र में आने के लिए मुझे मजबूर किया या सोचने पे विचार करा या मुझे प्रेरित करा, वरना ऐसा कोई मैंने, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मेरा, जिससे मैं कहूँ कि मैं उससे प्रेरणा लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आई होंगी या मेरे बाप दादा ऐसे रहे होंगे। मेरे बाप दादा किसान ही रहे थे, बल्कि और गरीब स्थिति में थे। मेरे पिताजी ज़रूर जो है एक सरकारी कर्मचारी थे, तो इसलिए एक शिक्षा दीक्षा जो है हमारे मध्य प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय में जो है वहाँ पर हुआ। उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट है नीमच, वहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और उन्होंने शिक्षा के रूप में मेरा वही धन था जिसके कारण से शायद उन्होंने सोचा था कि ये जब इसका असली धन इसको मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे। लेकिन उनने भी शायद नहीं सोचा होगा कि एक दिन हमारी बेटी जो है राजनीतिक क्षेत्र में जाएगी, और मैंने भी नहीं सोचा था मैं कभी जाऊँगी। ये संयोग है, संजोग है, मेरी माँ की प्रेरणा है। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, जिन्होंने बताया कि अपनी राजनीतिक पीरियड से लेकर और तमाम जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और किस तरीके से पहाड़ों पर जो है महिलाओं के लिए किस तरीके से योजनाएं और उसको धरातल पे किस तरीके से काम करना है, तो तमाम इन चीज़ों पर हमने चर्चा करी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।